हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। वो बात ये है कि आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना भी होगा, बहुत लोगों ने नाम नहीं भी सुना होगा, और वो नाम है एक यूनिवर्सिटी का। उस यूनिवर्सिटी का नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, है कि नहीं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, आजकल जो बच्चे हैं और बहुत सारे लोग इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ाई करते हैं। यानी कि मेरा कहना यह है कि बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप से ज्ञान लेते हैं, यानी व्हाट्सएप पे जो चीज़ें हैं उसको सही मानते हुए वो अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। अभी भी समय है, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो संभल जाइए। व्हाट्सएप एक तरह से सबसे ज़्यादा फ्रॉड जगह है, फ्रॉड कामों का। वहाँ पे आप जो व्हाट्सएप पे पेपर की कटिंग या कुछ भी अगर जो पढ़ते हैं, मैक्सिमम चीज़ें फर्जी होती हैं। तो आप व्हाट्सएप से पढ़ाई मत कीजिए, वहाँ से डिग्री लेने की कोशिश आप मत कीजिए। आपको डिग्री बिहार बोर्ड देगा, सीबीएसई बोर्ड देगा, यूपी बोर्ड देगा। आपको जो है ये व्हाट्सएप, आपको यूनिवर्सिटी जो है आपको नहीं देने वाला है डिग्री। तो वहाँ पे पढ़ाई करने के बारे में आप ना सोचें। आप बशर्ते अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप किसी बुक को रिफ़र करें, बुक को पढ़ाई करें, बुक को अच्छे से पढ़ें। ना कि कोई पीडीएफ फाइल मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, वो पढ़ लें और हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। अगर आप गलती से भी ये काम कर रहे हैं तो बाद में अभी आपको शायद अच्छा लगे और मेरी बात आपको गलत लगे, लेकिन एग्ज़ाम के बाद आप पछताएंगे। इसलिए आप सभी को मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप के चक्कर में ना पढ़ें, बुक पढ़ें, समय निकालें पढ़ाई के लिए। जो भी समय बचा है आपके 4-5 महीने एग्ज़ाम में, उसको अच्छे से लगाएं पढ़ाई में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ लिया था कहाँ तक? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, एक बात और मैं कह दूं, जो भी क्लासेस चल रही हैं, चूँकि एक तरह से महा क्रैश कोर्स है, इसमें कम समय में हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है, इसलिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आप करने की कोशिश कीजिए। जितना भी मैं टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज है, कम से कम उस एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। जो टॉपिक मैंने कल पढ़ाया है कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उस पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के अंदर एनसीईआरटी के अंदर दे दिए हैं। तो हर रोज़ वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और देखने के तुरंत बाद आप जो है एनसीईआरटी बुक का उठाइए और उसके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिया है वो कीजिए। आप 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे आप फिजिक्स को दीजिए, बाकी दिन भर 10 घंटे 12 घंटे जो भी समय है आपके पास अदर सब्जेक्ट को दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है माय डियर, वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। कभी जिंदगी में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र का परिभाषा बता दो, डेफिनेशन बता दो, कोई नहीं पूछेगा आपसे। फिर भी क्या होता है देखेंगे। विद्युत का क्षेत्र, इलेक्ट्रिक का फील्ड, फील्ड है पर किसका? इलेक्ट्रिक का। और मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जहां इलेक्ट्रिक शब्द आएगा वहां इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि जो फील्ड है, जो क्षेत्र है, वो किसका है? इलेक्ट्रिक चार्ज का है। हर किसी का अपना अपना क्षेत्र होता है। आपका घर आपका क्षेत्र है, एक एमपी है उसका भी अपना क्षेत्र है, एक एमएलए का क्षेत्र है, एक मुखिया का क्षेत्र है। हर किसी का क्षेत्र अपना अपना एरिया होता है। उसी तरह से इस चार्ज का भी एरिया, कि चार्ज कितने दूर तक प्रभावी है, इफेक्टिव है। मतलब अगर इस रूम में मैं एक चार्ज रख दूं तो वो चार्ज कितना दूर तक अपना इफेक्ट शो करता है, दिखाएगा। वो जितना दूर में दिखाएगा उसी को उसका क्षेत्र, उसका इफेक्ट कहा, उसका फील्ड कहा जाता है। वही चीज मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दिया है। द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच द इफेक्ट ऑफ इट इज फेल्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कि उस आवेश का क्या होता हो, उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता हो। चार्ज तो हमें दिखाई देगा नहीं, क्या करना है? उसके प्रभाव का अनुभव हम कर पाते हैं। वो क्या क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र आपका माय डियर कहलाता है। अब किसी पार्टिकुलर एक पॉइंट चार्ज, ये कैसी क्वांटिटी है? ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है माय डियर? सदिश राशि है।
लिख लेंगे क्या है, सदिश राशि। बार बार बोलता हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां से लिख लीजिए। इट इज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। विद्युत क्षेत्र क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो बोला सदिश राशि के पास तो दिशा होगी, फिर दिशा की चर्चा कब करेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे दिशा की चर्चा। फिलहाल चर्चा करते हैं किसकी, इसके मैग्नीट्यूड की, फॉर्मूला की। तो जस्ट फॉर्मूला आप जान लीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको हिंदी में लिख देते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे माय डियर, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये किसी पर्टिकुलर एक चार्ज की वजह से, हमको ये फॉर्मूला जस्ट याद रखना है कि किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ कितना होगा। तो बोला 1/4 पाई r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन में चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अभी जस्ट पढ़ेंगे। तो कई बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना लिख करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोली जा सकती है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को हम लोग सेम मान के माय डियर चलते हैं। वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चीज़ें अलग अलग है, डिफाइन अलग अलग है। भाई विद्युत क्षेत्र का मतलब सिर्फ क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब उस क्षेत्र की तीव्रता कितना हो, कितना प्रभावी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चीज़ हमको निकालना होता है। तो एक्चुअली में ये जो फार्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही होता है। लेकिन हम लोग, मैं बोल रहा हूँ आम बोलचाल में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सेम ही मान के चलते हैं। तो ये फार्मूला आप लिख लेंगे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होती है। ये लिख लीजिए। फिर मैं इस फार्मूले के साथ मैं कंडीशन बताता हूं आपको, क्या कंडीशन है ये आप लिख लेंगे। मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ये जो फार्मूला है इसमें आपको चार्ज जो हमारा है Q, वो Q हमारा चार्ज था, Q हमारा क्या था, जो चार्ज था, Q हमारा क्या है, वो पॉइंट चार्ज। मैं आपको बता चुका हूं, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं, चार्ज को ऑलवेज हम लोग एक पॉइंट चार्ज मान के चलेंगे। मेन इंपॉर्टेंट बात है आर। आर क्या है, आर लिख लेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द लोकेशन of point where electric field is to be find out, चलिए दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये आर सबसे इंपॉर्टेंट है। आर लिख लेंगे कि आर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे माय डियर जब इस आर को आप समझ पाएंगे कि आर है क्या। आर देखिए इंग्लिश में लिख दिया है पहले कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड between the point charge and the location of point where electric field is to be find out। हिंदी में लिख दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इंग्लिश वाले बच्चे नीचे से लिखें, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं लिख दे रहा हूं क्या है ये आर। आर जो है वो, जो आर है वो बिंदु आवेश तथा उस बिंदु के बीच की दूरी होती है जहां हमें
विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है। तो माय डियर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ये लिख लेंगे आर क्या है। आर क्या है? बिंदु आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी है जहां हमें विद्युत क्षेत्र का मान क्या करना है, निकालना है। अगर आप आर नहीं समझेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, या जब डेरिवेशन करेंगे आगे चल करके तो डेरिवेशन में भी आप समझ नहीं पाएंगे अगर आप आर को नहीं समझेंगे कि आर क्या है। आर आपका मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माय डियर, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए हमें कहा जाएगा। हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है उससे हम पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब ये रूम है तो पूरे रूम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम नहीं निकाल पाएंगे। हम कहाँ निकालेंगे? पूरे रूम के किसी एक लोकेशन पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है इस पूरे रूम में, तो इस रूम में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, E = 1/4πε/r। तो बोला आपको यहां निकालना है। और चार्ज कहां रखा है? बोला चार्ज को मैंने यहां रखा है, चार्ज मेरा यहां है, निकालना मुझे यहां है। तो इससे और इसके बीच की जो ये दूरी है ना, डिस्टेंस, वो है आर। जहां चार्ज रखा है और जहां आपको निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या है? आर है। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से आर समझ में माय डियर आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने आपको बोला डिफाइन हम अलग अलग तरीके से करेंगे, तो अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हिंदी में लिख लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है? E = F/Q, E = F/Q। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने अभी बताया कि इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र जो है वो कितना तीव्रता, मतलब ये हो गया कि चार्ज जो है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, तो वो जो चार्ज है वो कितना फोर्स अपने आप के ऊपर फील कर रहा है। आप कूलम्ब्स लॉ में एक चीज माय डियर आप देख चुके हैं क्या, कि आपको दो चार्ज है Q1 Q2, तो ये चार्ज इसके ऊपर और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाता है। आपने देखा कल ही कि इसके ऊपर F21 और इसके ऊपर F12 फोर्स लगता है। ये चार्ज जितना फोर्स लगाता है उतना ही चार्ज क्या करता है, ये लगाता है। आप वेक्टर फॉर्म में भी ये चीज देख चुके हैं, दोनों इक्वल फोर्स लगाता है। तो यहां पे यही है कि भाई ये जो चार्ज Q2 है वो अपने आप के ऊपर कितना फोर्स फील कर रहा है, कितना फोर्स फील कर रहा है चार्ज, वो क्या कहलाएगा? इस इलेक्ट्रिक, इसके ऊपर फोर्स अपने आप को थप्पड़ थोड़े ना मारेगा, ये फोर्स अपने आप को थोड़े लगा रहा है। फोर्स कौन लगा रहा है माय डियर? Q1 लगाएगा। ये Q1 इसके ऊपर और Q2 इसके ऊपर। तो जो एक्चुअल में फोर्स कंडीशन होती है ना, अब इतना डीपली में हमें पीएचडी नहीं करना है, आपको +2 के अंदर जाना, ठीक है। आपको Q1 और Q2 डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते हैं, ये एक क्षेत्र क्रिएट करते हैं, एक फील्ड। MP जो है डायरेक्ट जाकर किसी को गोली मारता है क्या? अपने गुंडों को रखता है। हर MP MLA विधायक सबके अपने अपने चमचे, अपने अपने गुंडे होते हैं, वो लोग उससे काम करवाते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये जो है आपका चार्ज, ये जो चार्ज Q1 है, इसका क्षेत्र है, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स चलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग किस में बात करते हैं माय डियर? हम लोग चार्ज टू चार्ज बात करते हैं, है कि नहीं? आपने विधायक MP चुन दिया और वो जाकर के प्रतिनिधि कर रहे हैं संसद में, आपकी बात तो कोई पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो है चार्ज, ये चार्ज क्या कर रहा है? ये चार्ज फील्ड जनरेट कर रहा है, ये भी चार्ज अपना फील्ड जनरेट कर रहा है। हर चार्ज का अपना अपना फील्ड होगा, इसका फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाता है। पर हम फील्ड टू फील्ड नहीं चर्चा करते हैं, हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करता है? फोर्स लगाता है। तो आखिर एक चार्ज कितना फोर्स अपने आप के ऊपर फील करेगा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। क्योंकि फोर्स कौन लगाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगाने वाला है। तो अगर माय डियर ये चार्ज अगर 1 कूलम हो जाए, अगर ये चार्ज 1 कूलम हो जाए, तो डेफिनेशन ऐसे ही देते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज
अपने आप के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है माय डियर। अगर नीचे में वैल्यू 1 हो जाए तो 1 तो आप लिखेंगे नहीं, जब 1 नहीं लिखेंगे तो F और E आपस में इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं है। यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज पे जितना फोर्स लगता है वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है माय डियर। यही आपको डेफिनेशन में जस्ट लिखना है, या आप फॉर्मूला लिखेंगे बगल में डेफिनेशन लिख लेंगे। दी इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स फेल्ट बाई 1 कूलम्ब चार्ज is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इधर देख लेंगे हिंदी में, 1 कूलम्ब आवेश, इसको छोटा करके लिखा रहा हूं, 1 कूलम्ब आवेश अपने ऊपर जितना विद्युत बल का अनुभव करता है, कॉमा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये हिंदी मीडियम वाला लिख लेंगे पर डेफिनेशन ये इंग्लिश वाले लिख लेंगे, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो हम लोग हमेशा हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, फार्मूला भी हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होता है। लेकिन बहुत जगह मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली ये इंटेंसिटी तीव्रता नहीं लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड खाली लिखा रहेगा, तब भी आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका यूनिट बताइए मुझे माय डियर, यूनिट क्या होगा, यहाँ से आप यूनिट बताइए। ऐसा यूनिट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है माय डियर, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बना माय डियर, न्यूटन पर कूलम्ब। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ भी पूछे और आपसे क्या पूछे, उसका मात्रक, यूनिट, तो आप क्या बताएंगे माय डियर, न्यूटन पर कूलम्ब। क्या बताएंगे, न्यूटन पर कूलम्ब। इसके अलावा इसका एक और यूनिट होता है, वो होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो ऐसा यूनिट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम्ब आप यहां से समझ सकते हैं, पर वोल्ट पर मीटर कहां से आ रहा है आपको नहीं पता चलेगा। आप फिलहाल याद कर लीजिए, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तब आपको मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो वोल्ट पर मीटर कैसे होगा। ठीक है, कैपेसिटर पढ़ लेंगे या रिलेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वहां पे देख लेंगे। ठीक है, हो गया माय डियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ये इतनी सी कहानी थी। ग्राफ पूछ दे, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए पूछ दे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आर के साथ क्या ग्राफ होता है, आर स्क्वायर के साथ, ये देखेंगे, ये होता है ग्राफ, ये होता है ग्राफ, थोड़ा सा कर्व होता है। भाई आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ग्राफ आप ड्रॉ कर देंगे, तो कभी अगर ग्राफ आ गया तो ये ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आर के साथ क्या ग्राफ है, तो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर माय डियर। अगला टॉपिक है, अगला हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माय डियर। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसको इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह लीजिए या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस कह लीजिए, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में लिख लीजिए विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की माय डियर रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र
और लाइंस का मतलब रेखाएं, विद्युत बल की रेखाएं या विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। ठीक है, ये क्या होती है माय डियर, इस चीज को समझिए। ये एक्चुअली में क्या है, मैं लिखता हूं, ये है एक हाइपोथेटिकल चीज। इट इज एन इमेजिनरी कर्व लाइन। ये क्या है, एक इमेजिनरी कर्व लाइन है। ये क्या है, एक काल्पनिक, हिंदी में लिख देते हैं, यह एक काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माय डियर क्या होती हैं, एक आपको काल्पनिक वक्र रेखाएं, आपको यहां ध्यान रखिए कैसी रेखाएं हैं, वक्र रेखा कर्व रेखाएं होती हैं। बाद में हम लोग इसको देखेंगे कि भाई वक्र रेखा है, इसको ऐसे नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मान के चलेंगे आगे। ठीक है, अभी डेफिनेशन वगैरह में हम लोग वक्र रेखा पूछते हैं, आपसे कभी नहीं पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, इसकी प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज एग्जाम में अक्सर माय डियर क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज माय डियर आनी चाहिए। ठीक, फिलहाल मैं इसको जरा समझाता हूं 2 मिनट में, क्या है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है माय डियर, वो वक्र रेखाएं, कर्व रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, कर्व रेखाएं, वक्र रेखाएं होती हैं। तो बोला होती हैं तो क्या हो गया, इसका यूज क्या कर रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं, ये जो कल्पना आप कर रहे हैं इस लाइन की, वो कल्पना क्यों कर रहे हैं माय डियर, है कि नहीं, ये कल्पना करने की क्या जरूरत थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है माय डियर, तो वेक्टर अगर क्वांटिटी है तो वहां पे क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए आपको। तो आपने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देख लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का कह लीजिए। ठीक, लेकिन आपको उसका डायरेक्शन कहां दिया गया, तो डायरेक्शन अगर हमें समझना है, जानना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को जानने के लिए, पता करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये होती नहीं है, पहले ही बात साफ है, होती नहीं है, पर मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जाननी है। तो बोला कैसे जानेंगे, तो बोला एक कर्व रेखा है, और कर्व रेखा के अगर किसी भी पॉइंट पर मान लेते हैं 2 पॉइंट ए और बी, किसी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं, टेंजेंट को स्पर्श रेखा। सुनिए मेरी बात, ये जो लाइन है एल, ये वक्र रेखा, ये आपकी कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसी वक्र रेखा, कर्व रेखा होती है जिसकी किसी भी पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट खींच दिया। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, छूती हुई, निकलती हुई रेखा। तो ये निकलती हुई रेखा या ये जो लाइन है, ये इधर जाएगी स्पर्श करती हुई, छूती हुई। तो जो ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं, ये टेंजेंट लाइंस, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड हम हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चर्चा करेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए उसकी डायरेक्शन को भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है अगर हमें बताना है, तो एक इमेजिनरी कर्व लाइन होगी। इस कर्व लाइन की जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, वो टेंजेंट क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। यानी कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर किधर है, बोला इधर की तरफ है। अब बी पॉइंट पे किधर होगा, बोला इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये कौन है, ये टेंजेंट है। बोला कहां ड्रॉ किया गया है, बोला इस लाइन पे माय डियर ड्रॉ किया। और ये लाइन कौन सी लाइन है, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, आपको जस्ट समझने की बात थी। ये आप लिख लीजिएगा कम से कम कि ये काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। फिलहाल आगे हम लोग पर चर्चा करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं माय डियर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।
अक्सर क्वेश्चन यहाँ से माय डियर आता ही रहता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, जरा चर्चा करते हैं। पहला नंबर गुण लिखिए, फर्स्ट नंबर ये है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल। इट इज एज्यूम्ड दैट, ऐसा लिख लीजिए, एक इट इज एज्यूम्ड लिख लीजिए पहले, इट इज एज्यूम्ड दैट इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। एज्यूम्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि सारी चीजें क्या हैं, कल्पना की जा रही हैं। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखेंगे कि इट इज एज्यूम्ड दैट इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। या पॉजिटिव आवेश, धन आवेश कह लीजिए, या धन आवेश से सीधे निकलती हुई मानी जाती है। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रॉपर्टी लिखाऊंगा 3-4 आप अपनी कॉपी में माय डियर जरूर से जरूर लिखें। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि यह धन आवेश से सीधे निकलता हुआ माना जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये धन आवेश है, इतना बड़ा बनाते नहीं है पर आपको समझाने के लिए जस्ट मैं बना रहा हूं, वरना हमेशा कैसा बनाएंगे माय डियर, पॉइंट बनाएंगे, हर जगह कैसा बनाएंगे, पॉइंट। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो अगर आपको पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या मानना है, सीधे निकलता हुआ मानना है, निकलता हुआ माय डियर मानना है। तो ये फोटो बना लीजिएगा माय डियर, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई मानी जाती हैं। तो ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से सीधे क्या है, बाहर निकलता हुआ माना जाता है। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं। ये सब कुछ माना गया है, इसके पीछे कोई भी बात नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। आप इसके पीछे कोई लॉजिकल थ्योरी नहीं बता सकते हैं कि ऐसा क्या है क्यों नहीं है, बस जस्ट मान लिया गया है, क्योंकि सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल हैं। इटिया पॉजिटिव आवेश से सीधे क्या होती हैं, निकलती हुई मानी जाती हैं। सेकंड नंबर लिखेंगे, इट इज एज्यूम्ड दैट इट इज सेकंड नंबर में जस्ट मैं मिटा रहा हूं, इट इज टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इंग्लिश में इट इज एज्यूम्ड दैट इट इज टर्मिनेटेड एट दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यह ऋण आवेश पर सीधे मिलती हुई प्रतीत होती है या मानी जाती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आप लिख लेंगे। यानी कि अगर जस्ट निगेटिव चार्ज के लिए बात करेंगे माय डियर, तो चीज़ों को क्या करना है, उल्टा कर लेना है, उल्टा कर लेना है। ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे आता हुआ, अभी यहाँ से निकल रहा था, फैल रहा था, बाहर जा रहा था पॉजिटिव के केस में, और निगेटिव के केस में क्या होगा, यहाँ पे आएगा माय डियर। तो यहाँ पे आता हुआ अनुभव करना है। इस लाइंस को आप बड़ा बड़ा बना लीजिएगा, पिछले वाले फिगर की तरह सीधा बनाइएगा, मेरा टेढ़ा हो गया, आप लोग सीधा ड्रॉ कीजिएगा। तो ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव के चार्ज के ऊपर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, मिल रहा है। दो प्रॉपर्टीज पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव पे आती हैं, दो प्रॉपर्टीज हो गई बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तीसरी नंबर, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी। अब तीसरा नंबर जो प्रॉपर्टी है उसको लिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक बताता हूँ।
एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करें। मतलब कि दो पॉजिटिव चार्ज रख दिए हैं, दो धन आवेश रख दिया गया माय डियर, तो दोनों धन आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखा को आपको ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है, लाइंस खींच देनी है। जस्ट लाइन खींचेंगे 2 नंबर आपको मिल जाएगी। तो वो मैं आपको यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। जो आपने ये प्रॉपर्टीज 1 और 2 दो प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके नीचे एग्जाम्पल में हम बना लेंगे। क्या बना लेंगे जरा देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बड़ा बना रहा हूँ आपको दिखने के लिए, पॉइंट जस्ट बनाया जाता है। तो बोला कि दो धन आवेश आपस में पास पास रख दिए जाएं तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, आप किस तरह से निकालेंगे। तो हमें एक पता है माय डियर कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है माय डियर, रिपल करता है, दूर भगाता है, विकर्षित करता है। तो जब रिपल्सन होगा यहाँ पे तो एक दूसरे को दूर भगाएंगी। इसका मतलब कि जरा सोचिए, जो लाइंस इससे निकल के इधर की ओर और जो लाइन इससे इधर निकल के आ रही थी, पॉजिटिव चार्ज से अभी पढ़ाया, निकलती हुई मानना है। तो बोला इससे निकल रहा है और इससे भी निकल रहा है, दोनों ओर से तीर चला, आपस में लड़ गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, आपस में लड़ के मुड़ जाएगा। विरोध कर रहा है एक दूसरे का, क्या हो जाएगा, मुड़ जाने वाला है। यानी कि जो इधर से लाइन आ रही थी ना, वो सीधा ना आकर के माय डियर मुड़ जाएंगी। यानी जो इधर से लाइन आ रही थी वो आकर के क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ रहा है, रिपल्सन की वजह से, दूर भगाने की वजह से। तो यानी कि आप पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बना लेंगे। यहां से थोड़ा इसको और सीधा कर लेंगे, कुछ इस तरीके से बना लेंगे। आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी करें लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो धन आवेशों की वजह से यहां लिख देता हूं, 2 पॉजिटिव चार्ज। आप समझ जाएंगे ये ग्राफ किसका है, दो धन आवेश, दो धन आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखा। अगर आपको रिप्रेजेंट, आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं मैं जो बोल रहा हूं। देखिए, जो कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है तो उसकी बातों को सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूं, मैं जितना समझा रहा हूं, उसकी हो सकता है आधी चीज़ें भी नहीं होती हैं। ये हर जगह है कि जो चीज़ें समझाई जाती हैं उतनी कभी लिखाई नहीं जा सकती, कोई दुनिया में नहीं लिखा सकता, वरना एक किताब ना बन जाएगा इतनी मोटी बातें। तो इसीलिए आपको क्लास में ध्यान रखना होता है कि टीचर क्या कह रहा है, उसकी बातों को। कई बार क्या होता है, आपके दिमाग में कुछ नहीं होता, पर अगर आपने क्लास में जस्ट समझा होता है चीज़ों को, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जब सामने आता है तो अपने आप आपका माइंड क्या होता है, रिकॉल कर देता है उस चीज़ को और बोलता है कि अरे यार यही तो आंसर है, यही तो सुना था मैंने। आप तुरंत टिक कर देंगे। आपने भले पूरा कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर क्लास में जस्ट ध्यान दिया है तो आप कोई क्वेश्चन टिक कर सकते हैं माय डियर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, दो धन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ऐसे होती हैं। सेम अगर हमसे कह दिया जाए माय डियर कि आपको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जाए, तब क्या करेंगे माय डियर, तो आप एक पॉजिटिव बना लेंगे और एक निगेटिव बना लेंगे। तो यहाँ इस केस में, पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में हमें पता है सर अट्रैक्शन होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है। मतलब अब की बार क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा तो नेगेटिव पे जाएगा। हमें पता है कि पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे आता है, तो वो तो चाहिए रहा है, अट्रैक्शन कर ही रहा है, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो जाएगा। मतलब यहाँ से जो निकला वो इसके पास जाएगा। ऐसी तरह से जो पॉजिटिव से निकलेगी माय डियर, वो नेगेटिव तक क्या होगी, पहुँच जाएगी, नेगेटिव के पास जाएगी। आप चाहें तो यहां से और बना सकते हैं, आता हुआ, यहां आता हुआ और यहां से निकलता हुआ माय डियर, यहां से निकलता हुआ बना सकते हैं। ये किसके लिए है, ये 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव। मैं एक बार चेक करता हूं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, यहां तक आ रहा है स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखा अगर आपसे कहा जाए ड्रॉ कीजिए, तो आप क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे, एक धन और एक ऋण, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और 2 पॉजिटिव के बीच में बोलेगा तो ये ड्रॉ कर देंगे। बोला ऐसा ही एक 2 निगेटिव के बीच में भी हो सकता है, तो 2 निगेटिव के केस में क्या करेंगे, ये सेम फोटो बनेगा, बस जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ऊपर की ओर, उसको कहाँ बना लेंगे, नीचे की ओर, बात खत्म।
ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ड्रॉ करने के लिए, तो इसे आप लिख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड तीसरी प्रॉपर्टीज की ओर। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में क्वेश्चन माय डियर, दुनिया में कोई बोर्ड ऐसा नहीं है, मतलब इंडिया के अंदर, कि उस बोर्ड की एग्जाम में ये क्वेश्चन न आया हो। इसकी इंपॉर्टेंस आप इतनी है समझ सकते हैं। वो क्या है माय डियर? तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है, थर्ड नंबर लिखेंगे। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूं भी और लिख भी रहा हूं, फिर इसको समझते हैं अच्छे से। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट to each other because at intersection point the two tangent represent two different direction of electric field which is not possible। इंग्लिश मीडियम के बच्चे फटाफट इस बात को उतार लें, फिर मैं इसे हिंदी में भी लिख दे रहा हूं कि ये क्या कह रहा है। हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं कि ये क्या कह रहा है, फिर अच्छे से इस बात को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा माय डियर क्यों हो रहा है, उसे हम समझते हैं। चलिए हिंदी में इसे लिख दे रहा हूं। बोर्ड मिटाने में ही बीत जाता है, मुझे लगता है 5 मिनट 6 मिनट तो पूरे बोर्ड मिटाने में ही हमारी समय निकल जाती है। चलिए हिंदी में लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी को, थर्ड नंबर को। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई दो स्पर्श रेखा, खींची गई यहाँ लिख लेंगे, खींची गई के बाद दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र के दो अलग अलग दिशाओं को दर्शाती हैं, जो कि संभव नहीं है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे माय डियर जो ऊपर लिखा है फटाफट लिख लीजिए, क्या है? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। बोला क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श रेखा दो अलग अलग दिशाओं को रिप्रेजेंट करती है। इस बात को जरा समझते हैं क्या है। बोला कि ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, बोला ठीक है। अब एक और विद्युत क्षेत्र रेखा माय डियर ले लेते हैं, ये है L2 दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा। तो दोनों क्या कर दी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद यहाँ पे क्या कर दी? इंटरसेक्ट कर दे रही हैं। इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं माय डियर? इंटरसेक्ट कर दे रही हैं।
तो हमारा था क्वेश्चन था कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्वेश्चन में यही आता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो क्यों नहीं करती हैं, यही क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों नहीं करती हैं। उसी का जवाब हम यहाँ पे समझा रहे हैं, लिखा भी दिया है। जस्ट समझिए कि मान लीजिए दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी तो क्या हो गया। अगर इंटरसेक्ट कर दी तो हम डेफिनेशन से अभी समझे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि डेफिनेशन की एक तरह से क्या था कि इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचिए, तो इसके अलोंग, ये ऊपर वाली लाइन के अलोंग एक स्पर्श रेखा बनेगी भाई एक ही बिंदु पे, जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट की है हम तो उसी बिंदु की चर्चा करेंगे। तो इस बिंदु पर दो लाइन है, L1 भी है L2 भी है, इस पॉइंट पे दोनों लाइन है, तो इस पॉइंट पे दो स्पर्श रेखा बनेगी। एक स्पर्श रेखा इस L1 के अलोंग होगी और एक स्पर्श रेखा यानी एक टेंजेंट जो होगी वो इसके अलोंग होगी। अरे बात समझने, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है माय डियर, इस पे दो टेंजेंट आपको ड्रॉ करने होंगे, क्योंकि दो लाइंस हैं तो दोनों लाइन के अलोंग हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये टेंजेंट हमारा हो गया 1 नंबर, ये टेंजेंट हो गया 2 नंबर। अब आपने क्या पढ़ा है माय डियर कि जो टेंजेंट होती है वो टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है माय डियर। यानी कि ये जो टेंजेंट है वो कह रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है, लेकिन इसी पॉइंट पे ये जो टेंजेंट है 2 नंबर, ये कह रहा है कि नहीं नहीं डायरेक्शन इधर की ओर है। अब सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के दिमाग में बात घुसा लीजिए, किसी भी सदिश राशि, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का किसी पार्टिकुलर टाइम, किसी पार्टिकुलर लोकेशन पर डायरेक्शन निश्चित होता है। एक निश्चित पॉइंट पर और एक निश्चित टाइम पर डायरेक्शन फिक्स होगा। हाँ, आगे चल के बदल सकता है, लोकेशन वाइज एक दिशा बदल सकती है, उसका टाइम के हिसाब से हो सकता है डायरेक्शन बदल जाए, लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन पर्टिकुलर टाइम पे कभी भी दिशा दो नहीं हो सकती है। एक सदिश राशि है तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि है, और सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इस ओ पॉइंट पे एक ही जगह पर दो स्पर्श रेखा, दो टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट कह रहा है कि ये कह रहा है कि दिशा इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होगी। आप किसकी बात मानोगे, यानी कि दो डायरेक्शन हो गया। यानी कि माय डियर एक ही लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, और दो डायरेक्शन किसी वेक्टर क्वांटिटी के पास तो नहीं होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और यही कहानी किसके साथ होती है माय डियर, प्रेशर के साथ होती है। जो प्रेशर होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, दिशा भी है, फिर भी वो आपको स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। क्यों माय डियर, क्योंकि जो डायरेक्शन है ना वो एक नहीं होता है। जो आप प्रेशर लगाते हैं माय डियर, वो प्रेशर का डायरेक्शन चारों ओर होता है, हर जगह प्रेशर का डायरेक्शन लगता है। अगर पानी में आप प्रेशर लगाइएगा तो चारों ओर लगेगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लगेगा, इसीलिए उसको छांट दिया, स्केलर बना दिया। इसका मतलब या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर मानिए और नहीं तो फिर ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो बोला ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचिएगा तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, और एक सदिश राशि के लिए एक ही जगह पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माय डियर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एग्जाम में अक्सर हमेशा माय डियर ये क्वेश्चन आता रहता है, अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा माय डियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। माय डियर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेक्स्ट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरी को समझने के लिए। माय डियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका चैप्टर है माय डियर, उसके अंदर गॉस थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपका गॉस थ्योरी। और उसके बाद कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है तो वो कूलम्स लॉ होता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो गॉस थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि उसके आपका नंबर का वेटेज ज़्यादा होता है, या 5 नंबर में क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, इसलिए उसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो गॉस थ्योरी को अगर आपको समझना है माय डियर, तो उसलिए आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना पड़ेगा, विद्युत फ्लक्स को समझना पड़ेगा। और ये कुछ है नहीं, ये कुछ है नहीं, मैंने आपको बता दिया। देखिए जरा देखेंगे इस फोटो में, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको ऐसे लाइन्स दिख रही हैं,
वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन जनरेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा वो, और कौन किसके चलते हो रहा होगा, किसी चार्ज की वजह से हो रहा होगा। चार्ज का फील्ड होगा और फील्ड में कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में के अंदर अगर आपने क्या किया, आपने कोई एरिया सेलेक्ट किया पर्टिकुलर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया, तो उस एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही हैं उसी की संख्या को फ्लक्स कहा जाता है। मतलब समझाने के लिए अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए मेरा ये कमरा है, जो भी रूम है, आप जिस कमरे में बैठे हों उस रूम में क्या है, कोई चार्ज है, और चार्ज की वजह से आपके पूरे रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी आपका पूरा रूम ही उस चार्ज से इफेक्टेड है, यानी कि पूरा रूम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगी माय डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, यानी कि उस चार्ज से चारों ओर लाइंस चारों ओर फैल रही होंगी, आपके पूरे कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक, ये सारी कहानी हमने पहले पढ़ चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब आपकी चारों ओर आपके रूम में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पर मैं आपके रूम में या अपने यहां पे एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर ले रहा हूं। मान लीजिए ये एरिया जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट कर रहा हूं ये पूरे रूम का एक हिस्सा है। इस जो लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपको चारों ओर फैला हुआ है, तो मैं आपको पूछूंगा कि माय डियर इस एरिया से कितनी लाइन पास हो रही है। मान लीजिए इस एरिया से 10 गो लाइन पास हो रही थी, तो 10 लाइन जो पास हो रही थी वही क्या कहलाया, फ्लक्स कहलाता है। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कीजिए, उस एरिया से देखिए कि कितनी लाइंस गुजर रही हैं। जो लाइंस गुजर रही होंगी उन्हीं की संख्या को क्या बोलते हैं, फ्लक्स माय डियर बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, रेक्टेंगुलर जो दिख रहा है ये एरिया सेलेक्ट किया है। इसका एरिया कितना मान लिया हमने, डीए मान लिया। डीए मतलब स्मॉल एरिया है, छोटा सा एरिया माना है, इसलिए छोटा सा हमने इसको लिख दिया है, डीए से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक, तो इससे कितना लाइंस गुजर रहा है काउंट कर लेंगे, जितना काउंट होगा वही फ्लक्स कहलाएगा। तो बोला ये तो समझने के लिए आप कर रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअल में हम काउंट कर पाएंगे क्या, हमें थोड़ा ना दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हाइपोथेटिकल है माय डियर, तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हम लोग फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है। आप ये डेफिनेशन मान लीजिए लिख लेंगे आप लोग। डेफिनेशन लिखने के बाद हमें इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला माय डियर लिख लीजिए, आप फॉर्मूला लिख लेंगे, जरूर लिख लेंगे फॉर्मूला। छोटा सा एरिया लिया है तो छोटा सा फ्लक्स लेंगे डी फाई, और डी फाई का फॉर्मूला होगा ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। माय डियर ये लिख लेंगे फॉर्मूला। देखेंगे ये क्या है, फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, फाई, इसको फाई पढ़ते हैं, तो टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स फाई है, तो फ्लक्स तो पूरे रूम में ना होगा। जब पूरे रूम में विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पूरे रूम में लाइंस होगी, तो पूरा रूम अगर आप ले लीजिएगा तो टोटल फ्लक्स आप निकाल पाएंगे कि जो एक चार्ज था उसने कितना फ्लक्स जनरेट किया था। तो टोटल फ्लक्स, हम टोटल फ्लक्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इस पार्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, इसलिए इस पार्टिकुलर एरिया, जो एरिया था छोटा सा एरिया था, तो फ्लक्स भी हमारा क्या होगा, छोटा सा होगा। तो जहां डी लग जाए ना, डी का मतलब समझ जाइए कि छोटी सी वैल्यू है, तो डी फाई का मतलब छोटा फ्लक्स, थोड़ा सा फ्लक्स है, वो कहां से निकल रहा है, डी एरिया से निकल रहा है। तो फॉर्मूला हो जाएगा ई डॉट डी ए, डॉट लगा देंगे। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है, वेक्टर में पढ़ते हैं 11th क्लास में माय डियर, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है माय डियर, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी का साइन थीटा। ये आप पढ़ते हैं 11th क्लास में वेक्टर में, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट में कॉस आता है, क्रॉस में साइन आता है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट कराया जाता है ई डी ए कॉस थीटा। बोला यहाँ आप वेक्टर लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जान गया, ये डी ए के ऊपर क्यों वेक्टर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एरिया को एरिया वेक्टर बोला जाता है, यहाँ पे एरिया वेक्टर, इसको हम लोग पढ़ेंगे एरिया वेक्टर, और वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो बोला डायरेक्शन कहाँ होगा, जो भी सरफेस लेंगे उसके परपेंडिकुलर। मान लीजिए अगर बोर्ड को मैंने सरफेस माना, इस बोर्ड से बोर्ड को सरफेस मान रहा हूँ, तो बोर्ड का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर आएगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर माय डियर, यानी जो मार्कर जो मैंने रखा है इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ये एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन
जो भी सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर लिया जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन हम लोग वैसा ही मानते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर मानते हैं कि अगर हमारा बोर्ड है, बोर्ड पे अगर चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। ये सारी चीज़ें मानते हैं। तो जस्ट आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फार्मूला लिख लीजिए, डी फाई इजकल टू ई डी ए कॉस थीटा माई डियर, ये लिख लेंगे। अगर टोटल फ्लक्स पूछा जाएगा तो याद रखिए कि टोटल के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे माय डियर, इंटीग्रेशन कर देंगे ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स। तो डी फाई का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, फाई। तो अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो ये है नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स का फार्मूला, ये टोटल फ्लक्स का फार्मूला है। आप टोटल फ्लक्स का फार्मूला निकालना है तो ये लिख लेंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है माय डियर, ये है फ्लक्स फाई, ये जो ऐसे घूम के आ रहा है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो आपको गलती नहीं होना चाहिए, फाई और इंटीग्रेशन देखने में एक जैसा होता है। ये देखिए इंटीग्रेशन में आगे पीछे ऊपर नीचे जो है आपको दोनों ओर घुमा हुआ मिलेगा, अब फ्लक्स में सीधा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये है इंटीग्रेशन का साइन, ये फ्लक्स का साइन, ये इंटीग्रेशन का, ये फ्लक्स का। तो आपको अंतर पता होना चाहिए। तो टोटल फ्लक्स का माय डियर फार्मूला होगा नेट फ्लक्स का इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई मिलेगा, और इस साइड भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो इसको ऐसे ही रखते हैं। तो मेनली हम लोग फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ये फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। कब, जब हमें नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा माय डियर, तब। इसका डायमेंशन जान लीजिए माय डियर, फ्लक्स का डायमेंशन जान लीजिए। फ्लक्स का डायमेंशन, इसका डायमेंशन लिख लेंगे, बीमा क्या होगा, एम एल टी ए 1331, यहां भी 1 लगा दीजिए और लास्ट दोनों में माइनस लगा दीजिए। तो M1 LQ-T-3 A-1, इसका माय डियर क्या होता है, आपको डायमेंशन होता है। तो बोला अगर यूनिट बताना है, यूनिटो लिख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट होती है। यूनिट लिख लेंगे, यूनिट लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ये डायमेंशन लिख लीजिए। तो माय डियर आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप वीडियो पूरा देखिए, मैं हर रोज़ आपसे यही कहता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखिए, नोट्स तैयार कीजिए, और आपको एक और काम करना होता है, वो करना ये है कि वीडियो शेयर करना है। आप वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए माय डियर। मैं रोज़ बोलता हूँ पढ़ाने का काम मेरा है, चैनल को बड़ा बनाने का काम आपका है। ये चैनल मेरा नहीं, ये चैनल आपका है। तो आपको अपने इस परिवार को बड़ा करना है माय डियर। तो पढ़ने के साथ साथ ये जिम्मेदारी को भी निभाइए। तो मिलते हैं अगले क्लास में।